हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, आज की जो तारीख है वो है 4 फरवरी 2024। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:07। ओके। आज फ्रेंड्स हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, एक नया जजमेंट पर डिस्कशन करेंगे जो मैंने पढ़ा। थोड़ा मुझे पढ़ने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया उस जजमेंट के ऊपर। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हम लोगों को मिलते रहते हैं पढ़ने के लिए। एज ए लॉ टीचर मैं बहुत सारे जजमेंट्स पढ़ता भी रहता हूँ। बट 21-22 पेज का ये जजमेंट है, और ये ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का ये डिसाइडेड जजमेंट है, डिवीजन बेंच का ये जजमेंट है, क्रिमिनल साइड से रिलेटेड जजमेंट है। और मैं इसमें बता दूं कि ये जो डेट ऑफ जजमेंट है वो 19 जनवरी 2024 की है, एकदम रीसेंट जजमेंट है। तो इस जजमेंट में कुछ ऐसा है जो मुझे पढ़ने के बाद थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो मुझे लगता है कि मैं ये पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें मैं सिर्फ आपको एक कन्वे कर रहा हूँ। ये एक जजमेंट है, और इस जजमेंट के बारे में मैं मेरी ओपिनियन की बात तो नहीं कर रहा, बट आप लोगों का क्या राय है मैं आपको जजमेंट बताता हूँ। इसके जो लीगल फैक्ट्स हैं, उसके जो नॉर्मल फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। नाउ आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के प्लीज बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा क्या है इस जजमेंट के अंदर जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं। अभी इस जजमेंट को लेकर के मीडिया में कोई हलचल नहीं है। हम लोग बाकी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। हालांकि कुछ जो हमारे जो लीगल साइड के जो हैं वेबसाइट्स वगैरह, उन्होंने इनको खबर दी है, इन्होंने रिपोर्ट किया है, जैसे लाइव लॉ वगैरह हैं। ठीक है। तो ये कौन सा जजमेंट है, मैं पहले आपको वो जजमेंट ही दिखा देता हूँ। चलिए मैं उसके लिए आपको पहले लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। और आप देखिए जजमेंट का नाम क्या है और ये क्या है साइटेशन, देखिए। अब आप देख सकते हैं ये जो जजमेंट है, आप देख सकते हैं क्रिमिनल अपील नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 2229/2023। और ये जजमेंट मैंने पढ़ा हुआ है सही, जहां तक आपको मार्क मिलेगा इसमें कुछ हेडिंग से मिलेंगी, कुछ राइटिंग से मिलेंगी। ओके, अगर दिक्कत होगी तो बताना। पहले मैं सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पर आपको शेयर आउट कर दूं कि जो जजमेंट है बेसिकली ये आता है कहाँ से, ये देख लीजिए, बेतिया वेस्ट चंपारण का ये जजमेंट है। पुलिस केस नंबर वगैरह यहाँ सब कुछ मेंशन है। और ये जजमेंट, डेट ऑफ जजमेंट है ये 19 जनवरी 2024 की, जिससे मैंने पहले ही आपसे शेयर किया। और जो ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार जी की एंड मिस्टर जस्टिस आलोक कुमार पांडे जी की बेंच का ये जजमेंट है। ओके। मैटर क्या है वो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्या है फैक्ट वो भी मैं शेयर करता हूँ। फैक्ट जरा मैं आपको शेयर कर देता हूँ उसके पहले। देखिए यहाँ पर ये मैटर ये आता है हाई कोर्ट में आ रहा है, क्रिमिनल अपील बन करके आ रहा है। और ये मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाता हूँ, ये डिवीजन बेंच का जो क्रिमिनल अपील है। ओके। इस मैटर की कहानी में ये है कि ये 376, 302 और 4 और 6 पॉक्सो एक्ट का ये मामला है। 376 डी का मामला है। जो ऑनरेबल वहाँ के जो जजेस थे, यानी कि फर्स्ट एडिशनल सेशन जज, यस, फर्स्ट एडिशनल सेशन जज कम स्पेशल जज SC ST और पॉक्सो एक्ट बेतिया, उन्होंने इस केस में जो सो कॉल्ड अक्यूज पर्सन था उसको कन्विक्ट किया था। सेक्शन 302 के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 50,000 रुपये का फाइन, अगर इन डिफॉल्ट होता है फाइन में तो 5 साल के लिए अलग से। सेक्शन 376 डी में 20 साल के लिए और प्लस 50,000 रुपये का फाइन, और अगर डिफॉल्ट करता है पेमेंट ऑफ फाइन में तो 4 साल के लिए। सिमिलरली यहाँ पर सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 50,000 का फाइन, अगर डिफॉल्ट करता है तो फिर से 5 ईयर्स का फाइन, 5 ईयर्स के लिए जेल, सॉरी। नाउ अब ये कहानी क्या है, फैक्ट क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपको शेयर कर देता हूँ। मैंने इसके शॉर्ट नोटिस भी बना रखी है, तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ। देखिए, इसे मुद्दा ये है कि जो ये एक विक्टिम है, विक्टिम इसमें बताई जाती है 12 साल की एक लड़की है, जिसका उम्र लगभग 12 साल, अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड है। और ये घटना है 1 जनवरी 2019 की रात 8 बजे की घटना बताई जाती है। होता क्या है, एज यूजुअल आपको पता है बिहार के गांव में होता है कि अब रात को खाना खाने के बाद, और अब कितना भी दावा हो जाए, बाथरूम है सबके घर में, शौचालय है, दिस दैट, बट ये लड़की रात के 12 बजे, रात के सॉरी 8 बजे, ठंड के मौसम में, जनवरी का महीना आपको पता है कि ठंड का मौसम होता है, तो 1 जनवरी 2019 को रात के 8 बजे ये वॉशरूम के नाम से बाहर जाती है, वॉशरूम के लिए जाती है। और उसके बाद ये बताया जाता है, इस FIR के अंदर ये बात बताई गई थी जो आई है। उसमें बताया जाता है कि उनके कोई रिलेटिव हैं जो का नाम अनिरुद्ध करके है, तो उनमें बताया कि दो अलग अलग व्यक्ति, जिसमें कपिलांट और एक और कोई पर्सन है, जो इनको देख करके, सो कॉल्ड BW2 हैं, उनको देख करके ये भागता है, बहुत तेजी से भागता है। अब उसके बाद जैसे ही वो भागते हुए देखते हैं, तो ऐसा इसमें कहा गया है कि सो कॉल्ड जो उस लड़की के, माइनर लड़की के जो माता पिता हैं, और बेसिकली वो अपनी माँ से, उसकी वाइफ से यानी पूछते हैं
कि वो लड़की कहाँ है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि वो गई है वॉशरूम के लिए, लेकिन वो वॉशरूम के बाद वापस खेत से वापस लौट के लड़की नहीं आती है। उसके बाद ये लोग ऐसा जो सिचुएशन होगी आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद उसकी तलाश वलाश होती है, और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 2 जनवरी 2019 को लगभग बताया जाता है कि 9 बजे दिन में जाकर के एफआईआर की जाती है। मैं आपको ये जो सारे फैक्ट्स है मैं आपको यहाँ से शो कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो जो सबको पता है, जो कम से कम लॉ फील्ड में उनको तो पता ही होगा। यहाँ पर ये पैरा नंबर जो हमारा सो कॉल्ड, लेट मी शो यू, पैरा नंबर यहाँ पर हमारा सो कॉल्ड 3 या 4 है, द प्रोसिक्यूशन केस। ओके, सो यहाँ पर इसी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया मैंने, थोड़ा शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश करी है। और थोड़ा मैं चाहता हूँ कि थोड़ी वीडियो छोटी हो, इसलिए थोड़े फैक्ट्स मैं कम बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों के पास साइटेशन है, जजमेंट है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ अब ये फैक्ट था। इसके बाद इसकी जो है ना बॉडी बरामद होती है। एट लास्ट हर बॉडी वाज फाउंड आउटवर्ड्स, फाउंड टुवर्ड्स द बेस्ट ऑफ हेस्टेक। हेस्टेक को हिंदी में घास वास कह सकते हैं, पुआल वगैरह, निवारी वगैरह जो कहना है कह सकते हैं। हेस्टेक ऑफ रामचंद्र पटेल, एंड इट वाज फाउंड दैट द आफ्टर हैविंग कमिटेड रेप अपॉन द विक्टिम हर नेक वाज प्रेस्ड आफ्टर द इन्फ्लिक्टिंग इंजुरी ऑन हर माउथ। तो यहाँ क्लियर बता दिया है, यहाँ पर जो एफआईआर आई थी वो इसके बेस पर आई। उसके बाद ये केस वहां पर रजिस्टर हुआ, उसका ट्रायल चला, उसमें जो विटनेसेस थे उन विटनेसेस का सारा जो होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, और जो होना था बाकी सारी चीजें हुई। तो मैं सीधे मुद्दे पे बात करता हूं, और यहाँ से मैं बताऊं कि थोड़ा सा जो है ना पैरा नंबर 11, पैरा नंबर 11 है, वहां से आप देख सकते हैं कि क्या है। सो यहाँ पर देखिए पैरा नंबर 11, 10 तक तो पूरी पुरानी कहानी है, दोनों साइड के एडवोकेट साहब की कहानी है। पैरा नंबर 11 में कहते हैं कि इट इज नेसेसरी टू इवैल्यूएट एनालाइज, इसको मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे नॉर्मली बात कर लूँ। तो यहाँ पर जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया है, इसको एनालाइज किया है पूरे के पूरे विटनेसेस को जो उन्होंने एविडेंस दिया था उसको, इन द लाइट ऑफ सेक्शन 376 सब सेक्शन, सॉरी 376 डी, 302 एंड 4 एंड 6 पॉक्सो एक्ट के बेसिस पे। नाउ अब जो यहाँ पर बात होती है इसमें ये है कि कोर्ट ने अपने केस का इवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो विटनेसेस थे वो विटनेसेस एक एक करके जो कोर्ट का व्यू रहा है उसमें इन्होंने कहा कि टोटली एक तरीके से सारे के सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए, या तो उनके जो स्टेटमेंट थे वो इनकंसिस्टेंट हो रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ इन शॉर्ट। PW1 जो कि उस विक्टिम लड़की, डिसीज लड़की की जो मदर थी, उनका यहाँ पर स्टेटमेंट आया है, और उस स्टेटमेंट के बारे में भी यहाँ देखिए उनको कहा गया है, और इसमें कहा गया कि भाई इनकंसिस्टेंट था उनका स्टेटमेंट, तो इनका स्टेटमेंट ज्यादा कुछ प्रूफ नहीं करता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हियर से एविडेंस वगैरह बन जाता है। मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बता दिया, एजुकेशन के पर्पज से, क्लासेस के पर्पज से मैंने हियर से का एग्जांपल भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसी तरीके से PW2 की बात होती है, उसके अलावा देखिए PW3 की भी बात होती है, PW5 की बात होती है, जो कि उस डिसीज लड़की के फादर होते हैं उनकी भी यहाँ पर बात होती है, फादर ऑफ द विक्टिम। उनके भी स्टेटमेंट पर इनकंसिस्टेंसी वाली बात आ जाती है, जो कि है। बट यहाँ पर एक चीज जो सबसे नॉर्मली होती है, जो मुझे यहाँ पर आपको बताना है, नॉर्मली यही होता है कि कभी भी किसी मामले में एफआईआर होता है तो पुलिस का रोल होता है, और पुलिस का जो रोल होता है वो बड़ा क्रूसियल रोल होता है, क्योंकि वो आईओ होते हैं। ठीक है, तो आईओ के बारे में यहाँ पर देखिए पैरा नंबर 16 में माननीय हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ पर पैरा में ऑब्जर्वेशन दिया है। देखिए PW6, राम विनोद सिंह इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ दिस केस, ही टुक चार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस ऑन 2 फर्स्ट यानी 2 जनवरी 2019। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही प्रिपेयर्ड सो एंड सो। तो लेकिन उन्होंने जो फाइनल ऑब्जर्वेशन दिया उस पर देखिए यहाँ पर मामला क्या आता है। सी द स्टेटमेंट ऑफ PW6 ब्रैकेट में लिखा है आईओ सफर्स फ्रॉम सीरियस इनहेरेंट डिफेक्ट्स। क्लियर समझ लीजिए, ही इज नॉट ए फैक्चुअल विटनेस, वो फैक्चुअल विटनेस तो है नहीं, रादर ही इज ए ऑफिशियल विटनेस। ही हैज नॉट स्टेटेड द स्टेटमेंट of the witness of the inquest report was recorded after how much time and how he was mentioned that so and so is a eyewitness। तो ये मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कैसे पॉइंट आउट कर लिया, इस चीज को पकड़ लिया कि कहां पर मिस्टेक्स है। ठीक है, सो इवन अनिरुद्ध शाह हैज नॉट सीन द अकरेंस विच इज क्लियर फ्रॉम द सो एंड सो। तो फाइनली जो लास्ट लाइन उसमें बहुत क्लियर मेंशन है, इन दिस वे हिज इन्वेस्टिगेशन सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट डिफेक्ट्स।
तो दो चीजें यहाँ पर बड़ी क्लियर होती हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे तो मैं पैरा वाइज भी बता सकता हूँ इसके में आपको। इसमें पैरा नंबर 19 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 26 है। ये सारे कुछ पैराज इंपॉर्टेंट है जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इस जजमेंट के। जो यहाँ पर मामला सामने से आता है कि यहाँ पर पुलिस का जो रोल था, जो आईओ का रोल था, वो अपने आप में कहीं ना कहीं पूरा डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाता है। नाउ दूसरी बात, डॉक्टर का तो रोल उस पर ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर डॉक्टर ने एक कंफर्म किया था कि उसके साथ, उस लड़की के साथ, छोटी बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था ऑन दी विक्टिम बिफोर शी डाइड ऑफ एस्फेक्सिया। ओके, तो ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट है, ये एडमिटेड फैक्ट है कि उस लड़की की मौत होने के पहले उसके साथ अपराध किया गया था, ऑफेंस कमिट किया गया था। ओके, नाउ बाकी चीजें भी यहाँ है, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जिस पर्सन के ऊपर, जिस अक्यूज के ऊपर एलिगेशन लगा है, वो मिसमैच कर जाता है, यानी कि उसके ऊपर भले ही अपराध हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपराध नहीं हुआ है, बच्चे के साथ अपराध हुआ है, लेकिन इसी पर्सन ने किया है, ये इस्टेब्लिश हो नहीं पा रहा है इस केस के अंदर, ड्यू टू द hostile witnesses, due to the other inconsistencies, or due to the defective investigation of the case. ओके, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है अपने सामने पैरा नंबर 19, आप 19 पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट बता देता हूँ। यहाँ क्लियर लिखा है, आफ्टर एनालाइजिंग द एविडेंस ऑफ द प्रेजेंट केस वी फाइंड दैट दिस केस इज नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंस एज देयर इज नो आई विटनेस अकाउंट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एफआईआर इटसेल्फ। तो ऑब्वियस सी बात है, इस घटना का कोई नॉर्मली ऐसे अपराधों में होता भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, बट इसमें जो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने देखा है कि ना तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आ रहा है, ना तो ये अपने आई विटनेस के ऊपर आ रहा है, कहीं भी ये मेंशन नहीं हो पा रहा है। नाउ इसके बाद जो मेन पॉइंट जो है मुझे यहाँ पर बताने की इच्छा है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जो मुझे लगता है, मेरी छोटी बुद्धि से मुझे लगता है, लिमिटेड नॉलेज से जो मुझे लगता है, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। सी, लेट मी शो यू द पैरा, द रिलेवेंट पैरा इज सी। यहाँ देखिए इन्होंने इस पॉइंट पर भी मेंशन किया है, पैरा नंबर 21 पर भी इस पॉइंट को फिर से रिपीट करा है, विच इज लैकिंग इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द IUPW6। सो अब समझ सकते हैं। नाउ पैरा नंबर है 22, उसके बाद मैं पैरा नंबर 26 की बात करूं डायरेक्टली। सी, यहाँ देखिए, in this way the present case is neither related with direct evidence nor that of circumstantial evidence, and the prosecution has failed to prove its case beyond reasonable doubt, and the contention of counsel of the appellant is quite tenable and sustainable that neither there was any eyewitness nor there was any material to prove the prosecution case beyond reasonable doubt, and the trial court has failed to prove the evidence in correct perspective. The trial court has failed to prove the evidence in the correct perspective. मतलब ट्रायल कोर्ट को भी एक तरह से क्लास लग गई, पुलिस की भी क्लास लग गई, बाकी तो खैर विटनेसेस थे, फैक्चुअल विटनेसेस थे, तो उसकी तो बात ही करना यहाँ पर बेकार है एक तरीके से। नाउ सी, keeping in view of all the facts and discussions made above, impugned judgment of conviction and order of sentence are hereby set aside, and the appellant is acquitted of the charges leveled against him. So can you see, can you imagine this? आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदे के ऊपर 376D का एलिगेशन है, आप समझ लीजिए 302 का मामला है, मर्डर का मामला है, चार्ज लग रहा है, इसके अलावा 4 और 6 पॉक्सो एक्ट का मामला है, उसके बावजूद ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंसेस एक बच्ची की मौत हो गई। ये एडमिटेड फैक्ट है कि उसके साथ गलत काम किया गया, बट स्टिल किसने किया अभी तक ये अनट्रेसेबल है। सो आई डोंट नो व्हाट्स योर ओपिनियन, कैन यू प्लीज शेयर कि क्या आपके ओपिनियन है, वेदर इट्स जस्टिस विद दैट गर्ल। कोर्ट ने अपने काम में, कोर्ट ने बहुत अच्छे से काम किया, कोर्ट के सामने जो भी, या किसी भी ऑनरेबल जज के सामने जो भी मैटर आता है, जो फैक्ट्स आते हैं, जो रिकॉर्ड्स आते हैं, उसके बेस पर उन्होंने डिसाइड करना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोर्ट की साइड से किसी भी तरह का कोई मिस्टेक है, ना तो लोअर कोर्ट यानी कि ऑनरेबल सेशन जज की तरफ से, ना तो या तो कह सकते हैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की तरफ से, कहीं से नहीं। बट यहाँ पर जो मेंशन उन्होंने किया है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट आउट किया है उन्होंने कि आईओ की लैचेस थे, बाकी लैचेस थे, उन लैचेस की वजह से किसी के साथ जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ, whether it's a justice or not, please comment below.
ओके। तो मेरा जो काम था, मुझे लगा कि मैं खुद को भी नहीं रोक पाया, एज पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लॉयर, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो मैंने, मुझे लगा कि ये आप लोगों के कन्वे होना चाहिए। शायद बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं भी होगा। सो दैट इज द माई ड्यूटी टू कन्वे दिस मैसेज। ओके, फिर फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।